फॉल आउट का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शख्स आकर इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम एथन हंट होता है उसको एनवलप थमा देता है। और हमेशा की तरह एथन को इस बार भी एक न्यू मिशन मिला था और इस बार का जो उसका डिवाइस था वो थी एक किताब जिसके अंदर ब्लड रिकॉग्नाइजेशन से उसका नया मिशन मिलने वाला था। उस किताब के अंदर एक प्रोजेक्टर था जिसमें ये बताया जाता है कि 2 साल पहले तुम जिस सोलोमन लेन को पकड़ा था उसकी टीम का आज भी कुछ लोग एक्टिव है जिन्हें एपोसोल्स के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले जब कश्मीर में स्मॉल पॉक्स की महामारी हुई तो उसकी जिम्मेदार भी एपोसोल्स के लोग ही थे जो कि इंटरनली सोलोमन के लिए काम किया करते थे। इस मिशन के लीडर था जॉन लार्क जिसकी आइडेंटिटी आज भी छुपी हुई है, मगर उसी का साथी डेलब्रुक जिसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है। और अब हमें पता चला है कि इनका अगला मिशन दुनिया की 1/3 सिविलाइजेशन को खत्म कर देना है जिसमें वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर 3 प्लूटोनियम के गोले लगने वाले हैं। इस वक्त ये प्लूटोनियम के गोले एपोसल्स के पास में नहीं है, मगर ये लोग जल्दी उसे चुराने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर एथन का मिशन है इन एपोसोल से पहले इन तीनों प्लूटोनियम के गोले को चुरा लेना और इस तबाही को रोक देना। और हमेशा की तरह एथन को यही अलर्ट दिया जाता है कि इस मिशन में अगर तुम किसी भी तरह से पकड़े जाते हो या फिर मारे जाते हो तो IMF का तुम्हारी तरफ से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बर्लिन में जहाँ एथन, वेंजी और लूथर उन प्लूटोनियम की गोले की डील करने के लिए आए थे। डीलर ने उन प्लूटोनियम के गोले के बदले करीब 200 मिलियन कैश मांगे थे उनसे, लेकिन जैसे लूथर पैसों से भरा बैग डीलर के पास लेकर जाने वाला था तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और एक थार्ड पार्टी आकर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच एथन भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक एक करके उन गुंडों को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच वो सभी लूथर को पकड़ लेते हैं और ऊपर से उसे जान से भी मारने वाले थे। हालांकि इस वक्त एथन के सामने कार थी और सामने खुला रास्ता था और ऊपर से प्लूटोनियम उसके पास पड़े थे। वो चाहता तो कैसे भी करके वहां से निकलकर भाग सकता था, लेकिन एथन ने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में अपने हाथ से प्लूटोनियम गवा दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेलब्रुक पर जो कि उसको पहले से ही CIA का एजेंट पकड़ रखा था। इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में होता है और टीवी में एक न्यूज चल रही थी कि एपोसोल्स ने अपने काम में कामयाब हुए। उन्होंने कई सारे बम धमाके करके मासूम की जान ले ली और अब वो एक नए मिशन की ओर है, मगर इस सीक्रेट मिशन किसी को भी पता नहीं है। डेलब्रुक के पास में उसकी फोन था जिसके अंदर इस पूरे मिशन की जानकारी थी, मगर ये फोन अनलॉक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ डेलब्रुक ही जानता था और वो इस फोन को अनलॉक नहीं कर रहा था। एथन और लूथर का कहना था कि सारी तबाही का जिम्मेदार तुम हो, जहाँ डेलब्रुक उनसे पूछता है कि मैं इस हॉस्पिटल में कब से हूँ, जहाँ लूथर उसे बताता है कि करीब 2 हफ्तों से तुम वही हो और इन्हीं 2 हफ्तों में पूरी दुनिया में कई सारे तबाही मच चुकी है। इथन डेलब्रुक से जॉन लार का इन्फॉर्मेशन मांगता है जिस पर डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अलाननामा टीवी पर पब्लिकली चलाओगे। बेसिकली इस अलाननामा में ये लिखा था कि दुनिया में जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही ज्यादा अमन होगा। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज थी, इसे चलाने से दुनिया भर में दंगे भी हो सकते थे। हालांकि कोई इस बात पर एग्री नहीं होना चाहता था, लेकिन उन्हें जॉन लार्क का इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी था और वो फोन अनलॉक करना भी जरूरी था। इसी चक्कर में एथन अपने हेडक्वार्टर से कॉल करवा कर उस न्यूज रिपोर्टर को ये सारी PDF भेजना पड़ता है कि इसे पब्लिकली रीड किया जाए। और जैसे ही वो न्यूज रिपोर्टर उस न्यूज को रीड करता है तो डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है कि इस न्यूज की वजह से तो और भी ज्यादा धमाका होंगे और भी तबाही मचेगी और हम लोग हमारे मिशन में कामयाब होते जाएंगे। तुम्हें जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, लाओ फोन लाओ। और जैसे वो अपने इस फोन को अनलॉक करता है तभी हमें पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये तो CIA एजेंट का एक सेफ हाउस था जहाँ पर ये पूरा ढोंग रचाया गया था। ये सारा चाल एथन का था और उसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेलब्रुक का एक्सीडेंट 2 हफ्ते पहले नहीं सिर्फ 1 घंटा पहले हुआ था, जिसे नशे की हालत में रखकर उन्होंने ये बताया कि तुम 2 हफ्तों से बेहोश थे। और जो न्यूज रिपोर्टर न्यूज रीड कर रहा था वो था हमारा बेंजी। जिसके बाद एथन की मुलाकात CIA सेक्रेटरी हेली से होती है और वो उसे बताता है कि जो प्लूटोनियम था ये तुमसे चुरा कर एक व्हाइट विडो ग्रुप लेकर गया है। ये लोग इस वक्त लंदन में है और तुम्हें जॉन लार्क बन करके व्हाइट विडो से मिलना पड़ेगा ताकि तुम वापस से वो प्लूटोनियम को लेकर आ सको। तभी वहाँ पर एरिका नाम की CIA चीफ पहुंचती है और कहती है कि मैं गवर्नमेंट से बात कर लिया है और ये काम को एथन अकेला नहीं करेगा क्योंकि वो जब भी जहाँ जाता है लोगों की जान लेता है और तबाही मचाता है। इस काम में हमारे खास एजेंट अगस्त भी शामिल है। एथन को हमेशा से किसी भी काम में अकेला काम करना पसंद था, कोई भी दूसरा आदमी जब भी आता है मिशन के अंदर गड़बड़ कर दिया करता था और यही रीजन था एथन अगस्त के साथ में काम करना नहीं चाहता था। लेकिन अब जैसे कि गवर्नमेंट का आदेश है तो अगस्त तो उनके साथ काम करने वाला था। अब यहाँ पर एथन का प्लान था कि वो जाएंगे असली वाले जॉन लार्क के गले में और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसके फेस का नकली मास्क बनाएंगे और व्हाइट विडो से जाकर प्लूटोनियम के डील करेंगे। उन्हें चलते प्लेन से सीधा लंदन की बड़ी कांच की बिल्डिंग पर उतरना था जहाँ पर एक बड़ी पार्टी होने वाली थी, मगर
मगर इसी बीच मौसम बिगड़ जाता है और एक बिजली आकर अगस्त पर गिरती है और इसी बीच उसका ऑक्सीजन पाइप भी निकल जाता है। जब एथन अगस्त से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता तब वो फटाफट से जाकर अपना ऑक्सीजन मास्क अगस्त को देता है और उसकी जान बचा लेता है। जैसे तैसे करके उसका पैराशूट खोलकर जब लोग बिल्डिंग पर लैंड करते हैं तो यहाँ अगस्त उसे कहता है कि लगता है बिजली के झटकों ने तुम्हारे ऑक्सीजन पंप गिरा दिया, अपनी जान को बचा कर रखना। उसके बाद ये लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और जॉन लार्क को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम व्यूअर्स को एक जबरदस्त की फाइट सीन दिखाया जाता है। हालांकि इनकी जो इंजेक्शन जिससे वो इस जॉन लार्क को बेहोश करने वाले थे वो तो गिर जाती है, मगर अगस्त एक बड़े लैपटॉप से जॉन का सर फोड़ देता है। और जब ये लोग उसको टॉयलेट में बिठाकर उसका फेस रिकॉग्नाइज करने वाले थे तो पता चलता है कि लैपटॉप भी टूट चुका है, यानी कि ये लोग अब फेस को चेंज नहीं कर सके और अब नहीं चाहते हुए भी एथन को अपना असली फेस के साथ में व्हाइट विडो के साथ मिलकर प्लूटोनियम की डील करनी थी। इस वक्त पर एल्सा भी पहुंच जाती है जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंट थी। क्योंकि एल्सा एथन के दोस्त थी तो एथन को ये बताने आया था कि अगर बाई चांस तुम्हें जॉन लार्क बनकर व्हाइट विडो के साथ में डील करी तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंट आकर जॉन लार्क को जान से खत्म कर देना चाहते हैं ताकि उनका मिशन कभी कंप्लीट हो ही ना। मगर एथन जानता था कि सिर्फ जॉन लार्क को खत्म कर देने से ही तबाही नहीं रुकेगी, उन प्लूटोनियम को सही हाथों में पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो पहुंच जाता है व्हाइट विडो के पास में। अब ऑलरेडी एल्सा ने तो चेतावनी दे ही दी थी, तभी वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंट्स आकर जॉन लार्क यानी कि एथन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब वो अपनी जान और उसके साथ साथ व्हाइट विडो की भी जान बचाकर एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं। यहाँ व्हाइट विडो की महल दिखाया जाता है और यहाँ पर उसके सारे इलीगल काम चल रहे होते हैं। कोई बॉम्ब बना रहा है तो कोई बंदूक बना रहा है। खैर व्हाइट विडो यहाँ पर एथन यानी जॉन लार्क को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन डील होता है, अगर प्लूटोनियम चाहिए तो इसके बदले इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी और इस बार व्हाइट विडो की कीमत थी सोलोमन लैंड। ये नाम सुनते ही एथन चौंक जाता है क्योंकि 2 साल पहले एथन काफी मुश्किल से उसे पुलिस को पकड़वाया था और उसे वापस से छुड़वाना फायदा का सौदा नहीं था। लेकिन अगर दुनिया को बचाना है तो ये डील करनी होगी। अब बेसिकली यहाँ पे ये काम में एथन को बड़ी टीम की जरूरत थी जिसमें व्हाइट विडो उसकी मदद करने वाली थी। लेकिन एथन जानता था कि इसके लोग ना समझ है, बिना बात के गोली चलाने में हिचकेंगे नहीं। और इसी बीच काफी सारे पुलिस वालों की और आम पब्लिक की जान चली गई। तो नेक्स्ट डे जब पुलिस वाले सोलोमन को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने वाले थे तो यहाँ एथन व्हाइट विडो के सारे गुंडों को एक ट्रक में पटक कर दूसरी सड़क पर छोड़ देता है और खुद ही सोलोमन के अपने टीम मेंबर्स यानी कि लूथर और बेंजी की मदद से छुड़वाने की कोशिश करता है। वहीं पर बहुत सारे पुलिस इनके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन एथन जैसे तैसे करके बचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक शूटर आकर सोलोमन पर गोली चलाने लगती है और वो और कोई नहीं वो होती है एल्सा। ये लोग जैसे तैसे करके फिर भी सोलोमन को अपने एक सेफ प्लेस पर लेकर आ जाते हैं और सबसे पहले गवर्नमेंट का लगाया ट्रांसमीटर निकालकर खुद का ट्रांसमीटर गले में फिट कर देते हैं। और अब टाइम था व्हाइट विडो के साथ डील की, यानी कि सोलोमन को देना और 3 प्लूटोनियम गोले को लेना। मगर इस पूरे चेस के अंदर व्हाइट विडो के काफी सारे लोग मारे गए थे, जैसे कि मारा गया था उस बाइकर इनकी एल्सा की वजह से। तो व्हाइट विडो कहती है मेरी प्राइस बढ़ चुकी है, उन प्लूटोनियम के बदले तुम्हें सोलोमन लैंड भी देना होगा और इसी के साथ साथ वो किलर को भी मेरे पास लाना होगा जिसने मेरे लोगों को जान से मारा। इसी बीच एथन का पीछा करते करते एल्सा वहाँ पर पहुंच जाती है। तो एथन एल्सा से कहता है कि आखिर तुम सोलोमन को मारना क्यों चाहती थी? अगर वो मर जाता तो मैं प्लूटोनियम का डील नहीं कर पाता। एल्सा बताती है कि मैंने सोलोमन के साथ में करीब 2 साल तक अंडर कवर रहकर काम किया सिर्फ उसका विश्वास जीतने के लिए, मगर आज पुलिस मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। उन्हें ये लगता है कि मैं आज भी अपोस्टल्स का हिस्सा हूँ। अगर मैं हमारी गवर्नमेंट के लिए सोलोमन को खत्म कर देती हूँ तो मेरे ऊपर से लगे हुए चार्जेस सारे के सारे हट जाएंगे। और यही रीजन था कि सोलोमन को जान से मारना चाहती थी। लेकिन एथन उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर लगी हुई सारे चार्जेस हटा दूंगा, मगर इस वक्त मेरे सबसे मेन काम है उन प्लूटोनियम को हासिल करना जिसमें अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। व्हाइट विडो ने सोलोमन और उसके साथ साथ तुम्हारी डिमांड करी है, तुम्हें मेरे साथ में व्हाइट विडो के पास चलना पड़ेगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उनके सेफ प्लेस पर जहाँ इस वक्त CIA सेक्रेटरी हुनले पहुंच चुके थे और वो एथन से कहता है कि तुम अगेन अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए। क्या तुम्हें पता भी है इस पूरे कांड में कितने सारे पुलिस वाले और आम सिविलियंस की जान गई, और अगर हमने सोलोमन को आजाद छोड़ दिया तो फिर ना जाने कितने लोगों की जान जाएगी। जहाँ एथन का कहना था कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट मिशन प्लूटोनियम है, अगर वो एक बार हाथ में लग गया तो इस सोलोमन का हमने पहले भी पकड़ा था, हम फिर से पकड़ लेंगे। मगर हुनले उसकी बात नहीं मानता और जोर जबरदस्ती करने लगता है। इसलिए एथन बेंजी को सोलोमन बनाकर व्हाइट विडो के पास भेजने वाला था और असली वाले सोलोमन के पास में अगस्त को छोड़ दिया जाता है ताकि वो इस पर नजर बनाए रखे। यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि असली जॉन लार्क और कोई नहीं बल्कि अगस्त ही था जिसने अपनी आइडेंटिटी इतनी टाइम से रिवील नहीं करी और ऊपर से वो CIA के अंदर बैठकर इतने सारे लोगों की जान ले रहा था। मगर ये कहानी में एक और ट्विस्ट भी आता है, कुर्सी पर बैठा वो सोलोमन असली वाला नहीं बल्कि वो बेंजी था और एथन जिसको लेकर गया था वो वाला असली था। एक्चुअली एथन को पहले से अगस्त पर शक था, लेकिन
अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने ये चाल चली। वहाँ पर उसके बाद फाइट होता है जिसमें CIA सेक्रेटरी हुल्ले को चाकू लग जाता है और वहाँ से जॉन निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर अच्छी बात यह थी कि जॉन के भागने से पहले लूथर ने उसके गले में वैसे ही एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जो कि उन्होंने सोलोमन के गले में लगाया था। अब जैसे जैसे जॉन आगे भागता जा रहा था वैसे ही पीछे पीछे एथन भी उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर बहुत लंबा चीज होता है। अब इस पूरे चीज में एथन की मदद करता है बेंजी जो कि जॉन के ट्रांसमीटर को ट्रैक करता जा रहा था और एथन को सारे लोकेशन बताता जा रहा था। एट द एंड एथन जॉन तक पहुंच तो जाता है और जॉन के पास में मौका था उसने जान से मार देने का, मगर वो ये चाहता था कि जब ये सारे ब्लास्ट हो तब एथन जिंदा रहे और अपनी आंखों से दुनिया की एक तबाही सिविलाइजेशन की मौत को देखे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंडिया के कश्मीर में जहाँ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना था। क्योंकि जॉन के गले में ट्रांसमीटर लगा था तो उसका पीछा करते करते एथन, एल्सा, लूथर और बेंजी भी पहुंच जाते हैं। अब इनका पहला टास्क था कैसे भी करके प्लूटोनियम को ढूंढना और बड़े एक्सप्लोजन को रोकना। इन प्लूटोनियम के गोले की खास बात यह थी कि इनके अंदर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त जिस प्लेस पर मौजूद थे वो एक मेडिकल कैंप था और वहाँ पड़ी सभी मेडिसिन में से रेडिएशन ही रेडिएशन निकल रहा था। तो बेंजी ट्रैक नहीं कर पाता आखिर किसके अंदर वो सारे एक्सप्लोजिव पड़े हैं। लूथर बताता है कि सिर्फ एक ही तरीके से हम बड़े एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं, अगर डिनोटर ऑन हो जाए और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए तो लास्ट के 10 सेकंड में आकर उस डिनोटर से मेन की निकल जाए तो एक्सप्लोजन रोक सकते हैं। अब इतने में जॉन और सोलोमन को भी मालूम चल चुका था कि एथन यहाँ पहुंच चुका है, तो सोलोमन उस एक्सप्लोजन को स्टार्ट करवा देता है, यानी कि काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था और ऊपर से वो रिमोट लेकर भाग जाता है जॉन हेलीकॉप्टर में बैठकर। एथन इस बात को जानता था कि उसके पास में लास्ट मौका है, अगर उसने उस डिनोटर में से की नहीं निकाली तो प्लूटोनियम फट जाएगा। तो वो पीछे के हेलीकॉप्टर के लगेज से बंधी रस्सी पर लटक जाता है और एक हेलीकॉप्टर में जैसे तैसे चढ़ जाता है। मीनवाइल हम व्यूअर्स को पता चलता है कि लास्ट मूवी में हमने जूलिया को देखा था जिसकी शादी एथन से होने वाली थी, वो भी उसी मेडिकल कैंप में मौजूद थी जिसकी मुलाकात लूथर से होती है और लूथर जूलिया को बताता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ 2 लड़कियों की अहमियत है, पहले नंबर पर तुम हो और दूसरे नंबर पर एल्सा है। जहाँ पर बेंजी जो कि रेडिएशन से भरे बॉक्स को चेक कर रहा था कि प्लूटोनियम किसमें है, क्योंकि गोले थे 3 और इस वक्त लूथर के पास था सिर्फ एक, यानी बाकी 2 को ढूंढना जरूरी था। और दूसरी तरफ एल्सा जो कि इस वक्त सोलोमन को जान से मारने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एल्सा को ही जेल में डाल देगी। जहाँ पर सोलोमन बैठे बैठे मौत का मंजर को देख रहा था, जहाँ दूसरी तरफ एथन जॉन के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार देता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमें एक तगड़ा फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद लास्ट के बचे होते हैं 10 सेकंड। अब इन 10 सेकंड में लूथर को रेड और ग्रीन वायर साथ में काटना भी था और इसके साथ एथन को उस डिनोटर से की भी निकालनी थी ताकि ये बम फटने से पहले रुक जाए, मगर जॉन था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये लोग ऑलरेडी एक रस्सी की मदद से पहाड़ी के बीच में लटके हुए थे। अब एथन के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो उस रस्सी को खींच देता है और वो हुक जाकर सीधा हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिरता है, वो भी जॉन के सर में लगकर, और वक्त रहते एथन उस एक्सप्लोजन को रोक देता है और इसी के साथ दुनिया में होने वाली एक बड़ी तबाही रुक जाती है। इस मूवी में हम एरिक को देख पाते हैं जो कि जूलिया का नया हस्बैंड था। एथन जानता था कि अगर वो जूलिया के साथ रहेगा तो उसके साथ साथ पूरी मुसीबतें जो खुद झेलता है वो जूलिया को भी झेलनी पड़ेगी, इसीलिए इन दोनों ने अलग होने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में दूसरी औरत यानी एल्सा भी आ चुकी थी, तो यहाँ से अब इनकी लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।